Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 एंड आज का जो सेशन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आने वाले 30 to 40 मिनट में। सो सबसे पहले ये रहेगा हमारे आज के टॉपिक। सो पहला टॉपिक क्या है कि डॉक्टर A.L. मुलगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए एक राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, क्या किया है? ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैग्नस कार्लस ने स्टेवेंजर के ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीता। ठीक है साहब, इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। ठीक है, उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है टी शंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, इसे देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा भारत अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एस महेंद्रा देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में जो परिषद होती है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शैलेश सी मेहता भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और लास्ट में देखेंगे IDEA सम्मेलन 2025। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आज कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, कोई भी क्लास टाइम पास के लिए ज्वाइन नहीं करेगा। आई रिक्वेस्ट की क्लास को सिंसियर तरीके से लीजिएगा। जब भी कोई एग्जाम हो तब आप देख लीजिए करंट अफेयर्स कितना हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं खुद एसएस डालूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि अभी तक एक एग्जाम हुआ है जो हमने पूरी तरीके से कवर किया नहीं था, उसमें भी हमारे 4 से 5 क्वेश्चन थे। सो डोंट वरी, भरोसे के साथ रहिए और मुझे दिन का 40 मिनट दीजिए बस। ठीक है, दिन का 40 मिनट दीजिए, आपका करंट अफेयर्स मैं रेडी करा दूंगा 101%। अगर आपके पास और टाइम है तो 40 मिनट और दीजिएगा, आपका फाउंडेशन भी क्लियर करा दूंगा। यानी जीके और करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर आप मुझे 1.5 घंटा देंगे तो पर डे, आप मुझे 1.5 घंटा पर डे दीजिए। जीके और करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था कि डॉक्टर एल मुलगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया। क्या किया जी? ई विधानसभा एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है साहब, क्लियर? तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? नेवा। यह 15वीं विधानसभा के 6वें सत्र में परीक्षण किया गया था। इसका कब किया गया था? 6ठे सत्र में। ठीक है, आ सकता है ऐसे बहुत ही बेतुके सवाल आपके एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, तो हम कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेतुकों के लिए भी हमें तैयार रहना है। इसका उद्देश्य क्या है? विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल बनाना और कागज रहित बनाना। क्या उद्देश्य है? कि विधानसभा पूरी तरीके से कागज रहित होगी, यानी कि अब कोई भी डॉक्यूमेंट कागज पे नहीं होगा, सब क्या होगा? डिजिटल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को एकीकृत मंच के तहत डिजिटल बनाना। यानी कि यह सिर्फ विधानसभा पुडुचेरी के लिए ही नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पूरे 28 राज्य प्लस 8 यूटीज, ठीक है, सभी को मिलाकर क्या करना है? डिजिटल बनाना है, एक मंच पर लाना है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? यह किन किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया था केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं राज्यभार मंत्री। ठीक है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है? ठीक, कौन है ये? तो डॉक्टर एल मुलगन, यही है जी। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो मुझे अब थोड़ा सा फैक्चुअल हम बात करते हैं। नेवा के बारे में बताइए, नेवा क्या है? नेवा क्या है? नेवा क्या है? नेवा एक कॉन्सेप्ट है, एक क्या है? एप्लीकेशन है, जिसमें क्या है कि एक राष्ट्र और एक प्रयोग। कौन सी अवधारणा आ रही है? एक राष्ट्र, एक राष्ट्र एवं एक प्रयोग।
की अवधारणा को लेकर चलता है ये एप्लीकेशन। क्योंकि हमने क्या देखा है कि सभी राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, एक ही मंच पर लाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है, किया गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्लियर। इसे अनुमोदन कब मिला था जी, कब अनुमोदन मिल गया था? इसे अनुमोदन मिल गया था 15 जनवरी 1920 में ही इसको 2020 में अनुमोदन मिल गया था। 2020 है, माफ करना, ठीक है। तो कब अनुमोदन मिला था? 15 जनवरी 2020 को अनुमोदन मिल गया था। किसने अनुमोदन दिया था? किसने अनुमोदन दिया था? सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने। किसने? सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य है कि डिजिटल बनाना है और कागज रहित बनाना है सभी विधानसभाओं को और केंद्र शासित प्रदेशों को। क्लियर है पॉइंट, क्लियर। नेवा कैसे काम करता है? नेवा नेवा प्लस एआई के साथ काम करेगा, एआई के साथ काम करेगा। एआई क्या होता है? एआई LLM बेस्ड क्या है? मॉडल है, ठीक है। LLM क्या होता है? लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट प्रीवियस क्लास में। अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो पुराने टॉपिक भी कनेक्ट होते चले जाते हैं, जिससे आपका क्विक रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। क्या किसी स्टेट, क्या और राज्यों ने भी इससे संबंधित कुछ सहमति दी है या ऐसे परिवर्तन के लिए एग्री हो गए हैं? तो भारत के 18 राज्य, कितने? 18 राज्य इस परिवर्तन के लिए एग्री हो गए हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो न्यूज कवर हो गई। क्या था? नेवा का उद्घाटन किया गया। नेवा क्या है? एक ऐसा एप्लीकेशन है जो विधानसभा को डिजिटल बनाएगा, यानी कागज रहित काम होंगे सारे के सारे, ठीक है। एआई बेस्ड होगा। रेक्टिफाई कब होता? अनुमोदन कब मिला है? 15 जनवरी 1920 को अनुमोदन मिल गया था सार्वजनिक निवेश बोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या अवधारणा है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस है ये एप्लीकेशन? एक राष्ट्र एक प्रयोग। किस क्या है? एक राष्ट्र एक प्रयोग, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पे बनाई एप्लीकेशन। क्लियर है न्यूज? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैग्नस कार्लस ने स्टावेंजर के नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है। यह इनकी 7वीं जीत है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, बेतुके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, फैक्चुअल होते हैं, तो उसको भी हम क्या नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 7th जीत है। यह इवेंट का 13वां संस्करण है। कौन सा? 13वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 13वां। यह इवेंट कब से कब तक चल रहा है? 26 मई से 6 जून तक यह इवेंट चला था। कब से कब तक? 26 मई से 6 जून 2025 तक यह इवेंट चला था, ठीक है। क्लियर न्यूज? क्लियर। चलो आगे आते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे दिन का 1.5 घंटा दीजिए। आपका जीएस और करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो मेरे से पढ़ लेगा, मैं दावा कर रहा हूं कि उससे मेरे से ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा। जब आप यहां से पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ेंगे तो आपको बहुत पता चलेगा कि वो चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको किसी और ज्यादा टीचर से ज्यादा ही पता होगा। तो आप मुझे दिन का 1.5 घंटा दीजिए और अपना जीके और करंट अफेयर्स तैयार कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जीएस 365 यहां पे प्लेलिस्ट रहेगी, जहां पे आपके रीजनिंग क्लास चल रही है, करंट अफेयर्स चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक हो गया है, ठीक है, और रीजनिंग कॉन्सेप्ट वाला अलग चल रहा है चैप्टर वाइज। इतनी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर डे ही क्लास कीजिए, आप जिनकी क्षमता है 2 क्लास पर डे करने की, वो 2 क्लास भी कर सकते हैं, राइट। चलो आगे आते हैं न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 2025 में। 2025 में यह कहां हुआ है? यह यूरोप में हुआ है, और यूरोप में पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार हुआ है तो, ठीक है, याद रखना है। अब आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 यूरोप में पहली बार हुआ है,
ठीक है, पहली बार हुआ है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सम्मेलन का विषय क्या है? सम्मेलन का विषय क्या है? तटीय क्षेत्रों के लिए लचीले भविष्य का निर्माण। तटीय क्षेत्रों के लिए लचीले भविष्य का निर्माण 1000 बार बोल चुका हूं, जब भी ऐसा इवेंट होता है तो उस इवेंट का थीम होता है। थीम हमेशा याद रखना, थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या थीम है? तटीय क्षेत्रों के लिए लचीले भविष्य का निर्माण। क्या है? तटीय क्षेत्रों के लिए लचीले भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने 5 प्राथमिकता दी हैं। इस इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 प्राथमिकता दी हैं। कौन कौन सी प्राथमिकता है? कि आपदा लचीले की शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम को एकीकृत करना, यानी कि जो आपदा से संबंधित शिक्षा हो सकती है, ठीक है, जो गाइडलाइन होती हैं उनको क्या करना है? सबको एकीकृत करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ गाइडलाइंस अलग प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई हैं, कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई हैं। क्या है कि एक्सेस कम हो जाता है अलग अलग होंगी, तो अगर एकीकृत हो जाएंगी तो एक्सेसिबल ज्यादा रहेगा। इसलिए क्या करें कि शिक्षा और प्रशिक्षण से जो कार्यक्रम हैं उनको एकीकृत करना है, सबको इकट्ठा करना है, एक जगह रखना है। नेक्स्ट क्या है? सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण। जो भी उसके लिए बेस्ट होगा, जो बेस्ट हो सकता है आपदा संबंधित, उनको सबका क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि उनसे सीखा जा सके। ठीक है, हम जब कोई भी जब इवेंट होता है, कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो उससे हम भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं कि अगर दोबारा से ऐसा होता है तो हम उससे सीख के पहले ही तैयार हो सकते हैं। तो क्या करना है? दस्तावेजीकरण करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है साहब। नेक्स्ट बोला है विकासशील देशों के लिए नवीन वित्त पोषण, यानी कि जो देश ज्यादा ग्रसित हैं, विकासशील देश हैं, वो ज्यादा ग्रसित हैं इन चीजों से, आपदाओं से, ठीक है, तो उनके लिए नवीनतम वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि उनके लिए वित्त का अरेंजमेंट होना चाहिए, उनके लिए पैसे का आपको फंड अरेंज करना होगा। ये पॉइंट डाला है। चौथा पॉइंट क्या है? छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य बड़े महासागर देशों के रूप में उनको मान्यता देना है। सॉरी, ठीक है, तो जो छोटे द्वीपीय देश होते हैं सागर में, उनको बड़े सागरीय महासागरीय द्वीपों के रूप में क्या देना है? बड़े महासागरीय देशों के रूप में उनको मान्यता देनी है। यह चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कि पूर्व चेतावनी प्रणाली सिस्टम में सुधार करना है। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा डेवलप्ड चीजें नहीं है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो उनमें सुधार करने की बात यहां पे की गई है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे। 5 ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक अगर सिविल्स की बात करें तो मेंस में आप इस पॉइंटों को लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? टी शंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। कौन से का किया गया है? 16वें का। ठीक है साहब, ये याद रखना है आपको। कौन से वित्त आयोग का किया गया है? 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, और वो भी अंशकालिक। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आइए, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 फर्स्ट के अनुसार की जाती है। क्लियर है पॉइंट? यानी कि वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 280 के अकॉर्डिंग, और वित्त आयोग अधिनियम 1951 के आधार पर। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 221 क्या कहता है? अनुच्छेद 280 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद और उसके बाद हर 5 साल बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ऑफ द इंडियन कानून, यानी कि संविधान का, जो मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे हम कार्यकाल को लेकर। कार्यकाल क्या रहेगा? रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक या 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, या तो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी पहले, वहां तक आएगा, या फिर 31 अक्टूबर 2025, जो भी डेट पहले आ जाएगी वहां तक इनका कार्यकाल रहेगा। किनका? टी शंकर की बात हो रही है। किनका? टी शंकर की बात हो रही है। यहां पे हम टी शंकर की बात कर रहे हैं। ठीक है, टी शंकर की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है पॉइंट? अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। इसका गठन कब किया गया था? 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? 31 दिसंबर 2023 को। कब किया गया है? 31 दिसंबर 2023 को। रिपोर्ट कब पेश करेगा ये? रिपोर्ट कब आएगी भाई इसकी? रिपोर्ट कब आएगी इसकी? बताइए, रिपोर्ट कब आएगी? रिपोर्ट आएगी 31 अक्टूबर 2025
को रिपोर्ट आएगी। कब आएगी? 31 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, मुझे ये बताइए कि ये रिपोर्ट किसके लिए आ रही है, कब से लागू होगी? तो ये रिपोर्ट लागू होगी 1 अप्रैल 2026 से ये रिपोर्ट लागू हो जाएगी। और कब तक लागू रहेगी? आगे 5 साल तक, आगे 5 साल तक यह रिपोर्ट लागू रहेगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यानी कि 16 वित्त आयोग 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। रिपोर्ट आएगी 31 अक्टूबर 2025 में और यह कब से लागू हो जाएगी? 1 अप्रैल 2026 से यह लागू हो जाएगी और आगे आने वाले 5 साल तक यह रिपोर्ट लागू रहेगी। क्लियर है यह पॉइंट? क्लियर है यह पॉइंट? जो रिपोर्ट आएगी, यह रिपोर्ट किसको सबमिट होगी? यह रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति साहब को। किसको रिपोर्ट जमा होगी? राष्ट्रपति साहब को रिपोर्ट जमा होगी। राष्ट्रपति साहब के द्वारा यह रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है। क्लियर है यह पॉइंट? जो रिपोर्ट वित्त आयोग के द्वारा दी जाएगी वो राष्ट्रपति साहब को दी जाएगी और राष्ट्रपति साहब इस रिपोर्ट को कहां सबमिट करेंगे? संसद के पटल पर रखेंगे। ठीक है, वहां डिस्कशन होगा जो भी होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर? अभी तक क्लियर है सब कुछ? कुछ ऐसा जो नहीं क्लियर हुआ हो? अब आइए पॉइंट न्यूज पर आते हैं वापस से। टी शंकर को अंशकालिक चुना गया है। तो टी शंकर ने किन की जगह ली है? मुझे कोई ये बता दो बस कि टी शंकर ने किन की जगह ली है साहब? किसको रिप्लेस किया है? किसको रिप्लेस किया है? अजय नारायण को। किसको रिप्लेस किया है? अजय नारायण को। किसको? अजय नारायण को रिप्लेस किया है। ठीक है साहब, इन्होंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण एक पद क्या हो गया? रिक्त हो गया और उस पद पर टी शंकर को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, फिर से पूछ रहा हूं, वित्त आयोग का सदस्य का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 280(1) की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर है पॉइंट? यहां तक आई होप क्लियर है। अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? प्रेजेंट में, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? कौन से वित्त आयोग के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो करों का वितरण हो रहा है वो कौन से वित्त आयोग के अकॉर्डिंग किया जा रहा है? 15वें वित्त आयोग के अकॉर्डिंग। कौन सा? 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग। ठीक है साहब, 15वें वित्त आयोग के बारे में मुझे बताइए कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? एन.के. सिंह। क्या है जी? एन.के. सिंह। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? इसका गठन कब किया गया था साहब? इसका गठन कब किया गया था साहब? इसका गठन किया गया था 2021-22 में। कब किया गया था? 2021-22 में। कब किया गया था? 2021-22 में। और यह कब से कब तक इसकी रिपोर्ट काम करेगी? इसकी रिपोर्ट कब से कब तक काम करेगी? इसकी रिपोर्ट काम करेगी 2025-26 तक। ठीक है साहब, 26 से 16 वित्त आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और वहां से वो रिपोर्ट कंटिन्यू करेगी। क्लियर है पॉइंट? सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद से भारत में अभी तक 15 वित्त आयोग गठन किए जा चुके हैं, 16 वित्त आयोग गठन किया गया है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है? 15 वित्त आयोग के अकॉर्डिंग कर का जो वितरण है वो कितना है? 41%। कितना है? 41%। ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है कि 15वें वित्त आयोग के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार का जो कर विभाजन है वो कितना है? 41%। केंद्र सरकार अपने कर का राज्य सरकारों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्लियर है पॉइंट? फैक्ट के अनुसार और चलते हैं थोड़ा डीप में। मुझे ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? उससे पहले मेरे को यह जानना है वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? वित्त आयोग
वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? कब किया गया है? 22 नवंबर 1951। कब किया गया है? 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग का गठन किया गया है। फर्स्ट वित्त आयोग कब बना है? प्रथम वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग कब बना है? प्रथम वित्त आयोग बताएगा कोई? प्रथम वित्त आयोग कब बना है भाई? कोई बताएगा? 6 अप्रैल 1952। कब बना है? 6 अप्रैल 1952 में बना है प्रथम वित्त आयोग। क्लियर है पॉइंट? मुझे कोई बताएगा क्या कि प्रथम वित्त आयोग का चेयरमैन कौन था? बताएगा कोई प्रथम वित्त आयोग का चेयरमैन कौन था? तो अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। कौन थे साहब? के.सी. नियोगी। कौन थे? के.सी. नियोगी। क्लियर है पॉइंट? तो भाई मेरे, हमें फैक्ट भी पढ़ना है, हमें करंट भी पढ़ना है, हमें स्टैटिक भी पढ़ना है। सो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। बोल रहा हूं मुझे 1.5 घंटा दे दो, जीके और करंट की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है साहब? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। उससे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा टी शंकर साहब का नियुक्ति हुई, अधिकार कार्यकाल अध्यक्ष के बारे में हमने पूरी जानकारी ली, करंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम बड़े फैक्ट की तरफ, हमने फैक्ट भी देख लिए और फिर बिल्कुल इतिहास से हमने फैक्टों को निकाला। ये हमारे ऐतिहासिक फैक्ट है जो इतिहास से लिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है कि भारत का पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहला। ठीक है साहब, पहला। तो पहला क्या है? अरे यार क्यों नहीं रुक रहा है? तो पहला क्या है साहब? पहला अंडर वाटर म्यूजियम है। पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां पे बन रहा है मित्र? कहां पे बन रहा है? महाराष्ट्र में बन रहा है। कहां पे बन रहा है? महाराष्ट्र में। जिला कौन सा है? सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग क्या है? जिला है। जिला कौन सा है? सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र में बन रहा है। क्या बन रहा है? पहला अंडर वाटर म्यूजियम। पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां बन रहा है? महाराष्ट्र में। अगर जिला आ जाए तो सिंधुदुर्ग समझना है। सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र दोनों सही है। ठीक है, क्लियर है बहुत? वहीं अगर मुझसे पूछे कि आर्टिफिशियल प्रवाल भित्ति कहां पे बन रही है, आर्टिफिशियल प्रवाल भित्ति कहां पे बन रही है, तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या है? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र उसका भी करेक्ट आंसर है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों बनाया जा रहा है? इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है भाई मेरे? तो समुद्री संरक्षण के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और समुद्र का संरक्षण करने के लिए इन योजनाओं को लाया गया है। और पहला अंडर वाटर म्यूजियम तथा कृत्रिम प्रवाल भित्ति, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई प्रवाल भित्ति, ये नेचर द्वारा नहीं बनाई गई है। जो हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहां की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये ऐड की जाती हैं। ये हम मानव द्वारा निर्मित प्रवाल भित्ति की यहां पे बात हो रही है, इसलिए हमें देखने को कहां मिल रहा है? महाराष्ट्र में। ठीक है साहब, महाराष्ट्र और सिंधुदुर्ग दोनों वर्ड याद रखेंगे। सिंधुदुर्ग क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। महाराष्ट्र है स्टेट। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी आप मुझे बताएंगे और सीएम साहब मुझे बताएंगे और गवर्नर बताएंगे। ठीक है, कैपिटल, तो भाई मेरे कैपिटल, गवर्नर और सीएम, ये सब आप नोट करेंगे घर जाके। ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है, तभी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, ये आपका स्टार मार्क रहेगा कल के लिए जब आप हर न्यूज देखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यूज है हमारा एम महेंद्र देव, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। एम महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर? बहुत ही सिंपल न्यूज है, कुछ फारसी एक्शन नहीं है। पहले ये क्या थे? पहले ये एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल में थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूज है। एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? पहले ये एक्सिस बैंक में निदेशक के रूप में कार्य करते थे। एक्सिस बैंक में पढ़ने की जरूरत है नहीं, प्राइवेट कंपनी है, सबको पता है। ठीक है, क्लियर? फिर भी जिनको कीड़ा है पढ़ने का, तो वो यहाँ की इनका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एमडी और सीईओ, ये चीज पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी। ठीक है, बहुत रेयर है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज है और हाल ही में बहुत सरकारी बैंकों के अभी एमडी सीईओ चेंज हुए हैं। तो क्वेश्चन आएगा तो वहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा है शैलेश जी मेहता। शैलेश जी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बने हैं, किसके बने हैं? भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने सुरेश कृष्णन का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? सुरेश कृष्णन का स्थान लिया है। यह देश का उर्वरक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है। किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, भारतीय उर्वरक संघ के बारे में बात की जा रही है कि यह, जब हम बात करते हैं उर्वरक उद्योग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, रिप्रेजेंटेशन कौन देगा, रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, रिप्रेजेंटेटिव तो कौन करेगा? भारतीय उर्वरक संघ। ठीक है, तो उर्वरक इंडस्ट्री को कौन रिप्रेजेंट करेगा? भारतीय उर्वरक संघ। ठीक है, यह सार्वजनिक निजी और सार्वजनिक निजी, यानी कि कौन सी बात हो रही है? पब्लिक की बात हो रही है। एक मिनट, यानी कि पब्लिक, प्राइवेट और पीपीपी बेस्ड किसी भी प्रकार की संस्थाओं को, तीनों प्रकार की संस्थाओं को यह रिप्रेजेंट करती है, सबका प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उर्वरक उपलब्ध कराना। पहला क्या है? उर्वरक उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? उनकी गुणवत्ता देखना, गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? उचित मूल्य का निर्धारण। ठीक है, तो तीन चीज हमने देखी, एक तो उर्वरक उपलब्ध कराना, फिर गुणवत्ता को देखना, ठीक है, और फिर क्या करना? उचित मूल्य का निर्धारण करना। उचित मूल्य, तीन कार्य किसके हैं? भारतीय उर्वरक संघ के तीनों ही ये कार्य हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? अब आपने, जब हम उर्वरक की बात कर रहे हैं तो आप सबने सुना होगा इफ्को का नाम। सुना है इफ्को का नाम? इफ्को का नाम कितने लोगों ने सुना है? इफ्को का नाम कितने लोगों ने सुना है? इफ्को का नाम कितने बच्चों ने सुना है? यहां पे इफ्को का नाम कितने सुना है? इफ्को, यूरिया, डीएपी सब आता है, उसके ऊपर लिखा होता है इफ्को। बताइए इफ्को क्या है फिर? ठीक है, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, वैसे तो लिमिटेड लिखते हैं, बट इफ्को ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर पॉइंट? मुझे ये बताइए इफ्को क्या है? इफ्को क्या है? इफ्को एक सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था है। कैसी संस्था है? सहकारिता संस्था है। सहकारिता संस्था है। कैसी संस्था है? सहकारिता। ठीक है साहब, सहकारिता के लिए यह विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक के क्षेत्र में। ठीक है साहब, उर्वरक के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी सहकारिता संस्था है। सब क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? हम बात कर रहे हैं इफ्को के बारे में। इफ्को क्या होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है साहब, ठीक है साहब, यह विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। विश्व का सबसे बड़ा सहकारिता संस्था है। विश्व की सबसे बड़ी सहकारिता संस्था कौन सी है? इफ्को। इफ्को है। क्लियर है पॉइंट? यह है सोसाइटी अधिनियम, यह सोसाइटी अधिनियम 1968। कौन सा? सोसाइटी अधिनियम 1968 के अधीन पंजीकृत है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? सोसाइटी सहकारिता है तो सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत ही पंजीकृत होगी। ठीक है, क्यों अधिनियम के अंदर पंजीकृत हो रही है? क्योंकि यह एक सहकारिता संस्था है। जो भी सहकारिता संस्था होती है वह सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत ही पंजीकृत होती है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है यहां तक सब कुछ? ठीक है साहब, चलो यहां तक क्लियर है। तो अब सब यहां तक क्लियर है तो वे सिंपल से एक बात का जवाब दीजिए कि इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 3 नवंबर 1967 ईस्वी में। कब हुआ था? 3 नवंबर 1967 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। जब आपको इतना ही पता है तो मुझे सिर्फ यह बता दीजिए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है साहब? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहां पे है साहब? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को हमें मिलता है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? हम इतना डिटेल इसलिए पढ़ रहे हैं, सहकारिता डायरेक्ट फायदा करती है किसानों को। सहकारिता जो कंपनी हो, सहकारिता जो होती है वो डायरेक्ट किसानों के फायदे की ज्यादातर बात करती है।
ठीक है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में इनको पढ़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट आप इनसे जुड़े हुए हैं, आप सीधे तौर पर इफको से जुड़े हुए हैं, आप इफको का खाद यूज करते हैं, आप सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए इफको क्या है। इफको का गठन कब हुआ है? 3 नवंबर 1967 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में है। विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है सहकारिता के क्षेत्र में उर्वरकता के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो मुझे बताइए इफको के पास कितने संयंत्र हैं? थोड़ा और डीप में चले जाते हैं, थोड़ा और डीप चले जाते हैं ताकि कोई गुंजाइश ही ना बचे, ताकि कोई गुंजाइश ही ना बचे पेपर की। ठीक है, 5 संयंत्र हैं। कितने संयंत्र हैं? 5 संयंत्र हैं इनके, जहां पे आपके जो यूरिया है, जो भी इफको जो भी डेवलप करता है वो डेवलप किए जाते हैं। कितनी संस्था है? 5 हैं साहब, 5 हैं साहब। ठीक है, तो कहां कहां पे है? एक 2 गुजरात में, 2 यूपी में और एक उड़ीसा में। तो गुजरात में कौन कौन सी है साहब? गुजरात में कौन कौन सी है? कलोल और कांडला। कौन सा? कलोल और कांडला। ये कहां पे है? ये दोनों गुजरात में है, ये दोनों गुजरात में है। ठीक है साहब, क्लियर? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी की मैं बात करूं तो यूपी में कौन कौन सी है? आंवला और फूलपुर। आंवला और फूलपुर 2 जगह हैं जहां पर इनके 2 संयंत्र हैं, 2 संयंत्र हैं, आंवला और फूलपुर। आंवला कहां पर है? तो आंवला बरेली में पड़ता है साहब। कहां पड़ता है? बरेली में। कहां पड़ेगा? बरेली में। और फूलपुर प्रॉपर जगह है। ठीक है, फूलपुर खुद में एक प्लेस है और आंवला कहां पड़ता है? आंवला जो संयंत्र है वो कहां पड़ेगा? बरेली में पड़ेगा। यूपी में 2 पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का एक संयंत्र है, वो कहां पे? वो क्या है? वो है पाराद्वीप। कहां पड़ेगा साहब? पाराद्वीप में। क्लियर है? आई होप कि इससे ज्यादा इफको के बारे में और आपको इनके बारे में नहीं पता होगा और ना ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर? तो इससे ज्यादा उर्वरक से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं दिखेगा। राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि आईडीईए सम्मेलन हुआ है 2025 में। ठीक है, आईडीए सम्मेलन हुआ है 2025 में। ठीक है साहब, 2025 सम्मेलन हो गया। कहां पे हुआ है? स्टॉकहोम में हुआ है। कहां पे हुआ है? स्टॉकहोम में हुआ है। स्टॉकहोम कहां की राजधानी है बताइए? तो स्विट्जरलैंड है। क्लियर है? कहां पड़ता है स्टॉकहोम? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? इस सम्मेलन में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भाग लिया है। किसने भाग लिया है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भाग लिया है। ठीक है, यह सम्मेलन जो होता है, यह सम्मेलन स्टैटिक पढ़ेंगे, उससे पहले समझिए यह सम्मेलन कब से कब तक चलने वाला है? 10 से 12 जून 2025 तक चलेगा। कब से कब तक चलने वाला है? 10 से 12 जून 2025 तक यह सम्मेलन चलने वाला है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सहयोग को बढ़ावा देना है। यानी कि जो चुनाव प्रबंधन है और लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको मजबूत करने के लिए यह सम्मेलन हुआ है। ठीक है, चल रहा है सम्मेलन। कब तक चलने वाला है? 10 से 12 जून 2025 तक यह सम्मेलन चलने वाला है। कहां पे हो रहा है? यह हो रहा है स्टॉकहोम, नीदरलैंड में। कहां पे? स्टॉकहोम, नीदरलैंड। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त में इन्होंने भाग लिया है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कौन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त? बताइए कौन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो है ज्ञानेश कुमार। कौन है साहब? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्होंने आईडीईए के सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? बढ़ते हैं नेक्स्ट। आईडीईए क्या है? आईडीईए क्या है? आईडीईए ये क्या है? आईडीईए क्या है? किसी ने अभी तक सुना है इस संस्था के बारे में? इसको जब पढ़ते हैं तो इसको लिखते हैं आईडीईए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक है, तो ये है इनकी फुल फॉर्म, यानी कि
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। यानी कि यह संस्था क्या करेगी, जो इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट है, किसके लिए, डेमोक्रेसी असिस्टेंस के लिए यह काम करती है। तो जाहिर सी बात है चुनाव आयुक्त ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि यह एक अंतर सरकारी संस्था है। इससे क्या समझते हैं, यानी सरकारों के बीच, सरकार के लेवल पे यह पार्टिसिपेट किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय लेवल की यह संस्था है। तो कैसी है, अंतर सरकारी संस्था है। कैसी है, अंतर सरकारी संस्था है। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट। यह कैसी संस्था है, अंतर सरकारी संस्था है। अंतर सरकारी संस्था है। तो मुझे बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई है 1995 में। कब हुई है साहब, 1995 में इसकी स्थापना हुई है। मुझे बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुझे बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। इसका हेडक्वार्टर है स्ट्रोम्सबोर्ग। साफ करता हूं, ठीक है, स्ट्रोम्सबोर्ग में है, स्ट्रोम्सबोर्ग। ठीक है, ये रहा, साफ लिख दिया मैंने, इसको हटा दो ऐसा। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। आईडीए के बारे में आपको आई होप कि पूरे तरीके से हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। आई रिक्वेस्ट कि मेरे को 1.5 घंटा चाहिए आपका पर डे। जीएस और करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मैं कराऊंगा पूरी। ठीक है, आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ वीडियो देखिए बिना डिस्टरबेंस के। आई होप आपको मजा आया होगा और चीजें समझ में भी आई होंगी। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस का भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई अप्रिशिएट कि आप वीडियो देख रहे हैं एंड फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूटी के साथ हैं, एंड it will be appreciated by the others when you got selected. Okay, so thank you very much. Thank you.